financial data which are used for analyzing the financial statement of companies। तो अकाउंटिंग रेशियो क्या है? दो या दो से अधिक जो फाइनेंशियल डेटा हैं उनको कंपैरिजन है उनका, जिससे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनीज का एनालाइज किया जाता है। इट इज़ एन इफेक्टिव टूल यूज्ड बाय शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स एंड ऑल काइंड ऑफ स्टेक होल्डर्स टू अंडरस्टैंड द प्रॉफिटेबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनीज। तो कंपनीज का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, उनकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, तो इन सभी को अंडरस्टैंड करने के लिए जो आसान जो टूल है वो अकाउंटिंग रेशियोज़ हैं। क्योंकि हर कोई इतना कैपेबल नहीं है, इतनी फाइनेंशियली नॉलेज उनकी इतनी साउंड नहीं है कि वो कंपनी के सारे बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का स्टडी कर सकें, उनके फाइनेंशियल्स को पढ़ सकें। तो इसीलिए उनका काम आसान, शेयर होल्डर्स का, क्रेडिटर्स का काम आसान है, कर दिया गया है इन अकाउंटिंग रेशियोज़ ने। सीधे ही अकाउंटिंग रेशियोज़ देख के वो ये पता लगा सकते हैं कि कंपनी की कंडीशन इस समय, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी चल रही है। क्लासिफिकेशन इन अकाउंट रेशियोज़ का किस तरह से किया गया है? अकाउंटिंग रेशियोज़ कैन बी क्लासिफाइड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। अब ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन हम देखते हैं किस तरह से उनको क्लासीफाई किया जाता था। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन हैज़ बीन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू विच द डिटर्मिनेंट ऑफ अ रेशियो बिलोंग। On this basis, the ratios could be classified as profit and loss account, ratios calculated on basis of profit and loss account only, balance sheet ratio और composite ratio और inter statement ratio। तो ट्रेडिशनल जो क्लासिफिकेशन था उसमें किस स्टेटमेंट के आधार पे वो रेशियो निकाले गए हैं, उसी के नाम, उसी के हिसाब से उनको डिवाइड किया गया था। अब जो रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बेसिस पे निकाले गए हैं केवल, तो उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेशियोज़ में क्लासीफाई किया गया है। ऐसे ही बैलेंस शीट रेशियोज़ कौन से हुए? जो बैलेंस शीट के जो फिगर्स हैं उनके बेसिस पे क्लास लिए गए हैं। कंपोजिट रेशियो कौन से हैं, या इंटर स्टेटमेंट रेशियो, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट दोनों के ही बेसिस पे जो लिए गए हैं वो कंपोजिट रेशियो हो जाएंगे। अब ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन तो ये हमने देख लिया, उसके बाद में फंक्शनल क्लासिफिकेशन इनका कैसे किया गया है। ट्रेडिशनल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एज गिवन अबव हैज़ बीन फाउंड टू बी टू क्रूड एंड अनसुटेबल बिकॉज एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट कैन नॉट बी डन इन आइसोलेशन। तो ट्रेडिशनल जो मेथड है उसमें दिक्कत ये है कि उसमें क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ओल्ड मॉडल टाइप का हो गया है वो, क्योंकि अलग तरह से आप जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उनको आइसोलेशन में आप उनको स्टडी नहीं कर सकते। आपको ट्रू पिक्चर तभी मिलेगी जब आप उनको कंपोजिट दोनों को मिला जुला कर उनके जो फिगर्स हैं उनको स्टडी करेंगे, दोनों को साथ रख के स्टडी करेंगे। They have to be studied together in order to determine the profitability and solvency of the business. According to the order, that ratio serve as a tool for financial analysis. They are classified as profitability ratio, turnover or activity ratio and financial और सॉल्वेंसी रेशियो। तो इसीलिए क्योंकि पुराना वाला जो क्लासिफिकेशन है, जो स्टैंडर्ड जो क्लासिफिकेशन है, उसमें अलग अलग स्टडी किया जाता है बैलेंस शीट और जो प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट हैं उनके रेशियोज़ को। लेकिन क्यों ये मेथड ठीक नहीं है, क्योंकि इन दोनों को अलग अलग पढ़ने से तो ट्रू पिक्चर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, बिजनेस की नहीं में पता लगती है। इसीलिए इनको अब फंक्शनल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में, टर्नओवर और एक्टिविटी रेशियो में और फाइनेंशियल और सॉल्वेंसी रेशियो में डिवाइड किया गया है 3 तरह से। तो अब हम देखेंगे कि इन तीनों रेशियोज़ में कौन कौन से रेशियो आते हैं और उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। अब फाइनेंशियल रेशियो जो लास्ट वाला है हमारा फाइनेंशियल रेशियो, क्योंकि देखिए एक तो फंक्शनल रेशियो हो गया, अब फंक्शनल के 3 पार्ट हो गए, प्रॉफिटेबिलिटी, टर्नओवर और एक्टिविटी रेशियो और फाइनेंशियल रेशियो। तो ये जो तीसरा वाला है फाइनेंशियल और सॉल्वेंसी रेशियो, फर्दर इसको 2 तरह से कैटेगराइज किया गया है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो मतलब कि जो शॉर्ट टर्म में, कम समय में बिजनेस के प्रोस्पेक्ट क्या हैं, तो उस हिसाब से है ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो और द रेशियो दैट डिस्क्लोज द फाइनेंशियल पोजीशन और सॉल्वेंसी ऑफ अ फर्म इन द शॉर्ट पीरियड। सम अकाउंटेंट प्रेफर टू कॉल देम एज लिक्विडिटी रेशियो। तो शॉर्ट टर्म के सॉल्वेंसी रेशियो हैं कि शॉर्ट टर्म में बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, तो उसको हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो कहते हैं। और साथ ही इनको कई अकाउंटेंट जो है वो लिक्विडिटी रेशियो भी कहते हैं।
क्योंकि बेसिकली इसमें जो फोकस है वो लिक्विडिटी पे ही रहता है। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो कौन से हैं? आर द रेशियो दैट डिस्क्लोज द फाइनेंशियल पोजीशन और सॉल्वेंसी ऑफ अ फर्म इन द लॉन्ग पीरियड। सम अकाउंटेंट प्रेफर टू कॉल देम सिंपली एज सॉल्वेंसी रेशियोज। तो इनको सॉल्वेंसी रेशियोज भी कहते हैं सिंपली, जो कि नॉर्मली लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो उनका मतलब होता है। अब अकाउंटिंग रेशियोज का यूजेज ऑफ अकाउंटिंग रेशियो सिंपली फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेशियो क्या करते हैं? सिंप्लीफाई कर देते हैं द कॉम्प्रीहेंशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रेशियो टेल द होल स्टोरी ऑफ द चेंजेस इन द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द बिजनेस। अब वही जैसे हमने डिस्कस किया था कि या तो किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल कंडीशन अगर जाननी है तो या तो हम पूरे बैलेंस शीट और जो उसके फाइनेंशियल्स हैं उन सभी की पेपर्स की स्टडी करें, या फिर रेशियो देख के भी हम पता लगा सकते हैं। तो अगर उसमें कोई चेंज हुआ है, किसी पार्टनर ने अपनी कोई एसेट बेचा गया है, या उसमें कैपिटल अपनी इन्फ्यूज़ की है, या फिर बिज़नेस से कैपिटल निकाली है, तो इस तरह की अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो एकदम रेशियो जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो उसी तरह से उस चीज़ों को जानने के लिए आसान जो तरीका है वो रेशियो है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करने का एक तरीका है रेशियो स्टडी करना। अब फैसिलिटेट्स इंटर फर्म कंपैरिजन। तो रेशियो के बेसिस पे हम अगर दो फर्म का कंपैरिजन करना चाहें, दो फाइनेंशियल एंटिटीज़ का, तो रेशियो के बेसिस पे कर सकते हैं। हमें पूरी स्टेटमेंट को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। और रेशियो हम देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कोई ए है, कोई बी है, तो एक के रेशियो कैसे हैं, सॉल्वेंसी रेशियो कैसा है, सेकंड का कैसा है, या करंट रेशियो अगर चेक करना है तो उन दोनों के चेक करके हम पता लगा सकते हैं किसकी कंडीशन बेहतर है। रेशियो प्रोवाइड डेटा फॉर इंटर फर्म कंपेरिजन। रेशियो हाईलाइट द फैक्टर्स एसोसिएटेड विद सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल फर्म्स। दे ऑल्सो रिवील स्ट्रॉन्ग फर्म एंड वीक फर्म, ओवर वैल्यूड एंड अंडर वैल्यूड। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इनके कंपेरिजन से पता लग जाता है। रेशियो से हमें कि कोई जो सक्सेसफुल हुई फर्म या कोई अनसक्सेसफुल हुई तो उसमें उनके रेशियोज़ कैसे थे। तो इससे हमें ये भी पता लगता है कि अगर किसी फर्म के रेशियो इस तरफ जा रहे हैं तो वो फर्म फ्यूचर में अनसक्सेसफुल हो सकती है, या किसी फर्म के रेशियोज़ जो है वो पॉजिटिवली चेंज हो रहे हैं तो वो फर्म फ्यूचर में और ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकती है। ऐसे ही हम उनको वीक फर्म कौन सी होंगी जिनके रेशियोज़ जो हैं वो वीक होंगे, उनको हम वीक में क्लासीफाई कर सकते हैं, या ओवर वैल्यूड हो सकती हैं, या अंडर वैल्यूड है कोई फर्म, इसका भी हम रेशियो से पता लगा सकते हैं। Facilitates intra-firm comparison. Ratio also make possible comparison of the performance of different division of the firm. The ratio are helpful in deciding about their efficiency or otherwise in past or likely performance in the future. तो एक तो हमने देखा दो फर्म्स के बीच में कंपैरिजन, एक है कोई एक ही फर्म है उसके दो तीन बिजनेस हैं, तो वो आपस में जो उनके बिजनेस हैं उनके बीच में भी कंपैरिजन रेशियोज़ के द्वारा किया जा सकता है। या फिर पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस था उनका, किस तरह के रेशियोज़ थे, और फ्यूचर में किस तरफ जा रहे हैं रेशियोज़, तो उससे भी आइडिया लग सकता है कि उनकी परफॉर्मेंस क्या हो सकती है फ्यूचर में। हेल्प इन प्लानिंग। रेशियोज़ हेल्प इन प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अ फर्म और इंडस्ट्री डेवलप्ड सर्टेन नॉर्म्स दैट मे इंडिकेट फ्यूचर सक्सेस और फेलियर। तो जैसे भी जो रेशियोज़ आएंगे उसी हिसाब से जो कंपनी के मैनेजर्स हैं वो प्लानिंग कर सकते हैं कि हमारे फर्म में ये रेशियो कम आ रहा है या ये रेशियो बेहतर है, तो उसको हम फर्दर इन्हेंस या फर्दर जो परफॉर्मेंस जो है उसकी बेहतर कैसे कर सकें, या रेशियोज़ को कैसे सुधार सकें, या उन्हें किस तरफ ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो रेशियोज़ से ये भी एक पता लगती हैं चीज़ें, गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह एक तरह से काम करते हैं। अब ये तो हमने यूजेस देखे थे, अब कुछ लिमिटेशंस भी हैं काउंटिंग रेशियोज़ की। ऐसा नहीं है कि काउंटिंग रेशियो अगर आपने जान लिए तो सब कुछ आपको पता लग गया है। उनके कुछ लिमिटेशंस हैं। द फर्म कैन मेक सम ईयर एंड चेंजेस टू देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू इम्प्रूव देयर रेशियोज़, देन द रेशियो एंड अप बीइंग नथिंग बट द विंडो ड्रेसिंग। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, जैसे कि अब कई बार फर्म्स क्या करती हैं, जैसे उन्हें बैलेंस शीट अपनी अच्छी करनी है या फाइनेंशियल डेटा ठीक करना है, तो जैसे 31 मार्च जो फाइनेंशियल ईयर चेंज हो रहा है, तो 31 मार्च की अगर बैलेंस शीट तैयार करनी है या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तैयार होना है, तो उससे पहले थोड़े दिन पहले ही वो उस डेट में कुछ अपने इस तरह से उनको चेंजेस करेंगी, या उनके फंड्स वगैरह अपने इन्वॉल्व करेंगी, या इस तरह से काम करेंगी ताकि उनके रेशियोज़ जो हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं वो बेहतर आ जाएं और उनके रेशियोज़ जो हैं ठीक से निकल के आएँ। तो
ये भी एक तरह से विंडो ड्रेसिंग का की तरह हो जाता है। ये जैसे हम देखें कि अगर हम एग्जांपल लें बैंक्स का भी, तो कई जगह ऐसा होता है कि जो ईयर एंड जब आता है तो उस समय ज़्यादा से ज़्यादा डिसबर्समेंट कर रहे हैं, या फिर क्लोजिंग पर अपना डिपॉजिट जो है वो बढ़ा के दिखा रहे हैं, या अवेलमेंट करा के बढ़ा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि वो अपनी फाइनेंशियल डेटा जो है वो इम्प्रूव करते हैं। यानी कि बैंक के केस में अगर देखा तो वो अपना डिपॉजिट या एडवांस मंथ मतलब ईयर एंड पे, फाइनेंशियल ईयर एंड जब होगा तो उस समय बढ़ा लेते हैं, विंडो ड्रेसिंग कर लेते हैं। उसकी वजह से वही चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं फाइनेंशियल जो बैलेंस शीट और अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैं, उनमें रिफ्लेक्ट करती हैं। और उसी बेसिस पे जो रेशियो बनते हैं वो भी उसी तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं। तो कई बार ये जो हैं रेशियोज जो हैं वो ट्रू पिक्चर जो कंडीशन है फाइनेंशियल वो उसकी प्रेजेंट नहीं करते हैं। यानी कि विंडो ड्रेसिंग अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने की है तो फिर उसमें ट्रू पिक्चर आपको पता नहीं लगेगी। रेशियोज इग्नोर द प्राइस लेवल चेंजेस ड्यू टू इन्फ्लेशन। मैनी रेशियोज आर कैलकुलेटेड यूजिंग हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड दे ओवरलुक द चेंजेस इन प्राइस लेवल बिटवीन द पीरियड्स। दिस डज नॉट रिफ्लेक्ट द करेक्ट फाइनेंशियल सिचुएशन। अब रेशियोज क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं ये इन्फ्लेशन को, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रही है। कुछ जो कोई एंटिटी थी उसके प्राइस कुछ और थे पहले, आज कुछ और हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि वो उनको कंसीडर नहीं करते हैं। जैसे प्रॉपर्टी की, एसेट्स की वैल्यू जो है वो चेंज होती है समय समय पर। तो कई बार वो अगर वैल्यू अगर ट्रू अगर नहीं है, क्योंकि वैल्यूएशन बार बार नहीं हुई है, तो उसके हिसाब से जब रेशियो निकाले जाएंगे तो वो भी जो है वो ट्रू पिक्चर आपको नहीं बताएंगे कि उस पीरियड ऑफ टाइम में कितनी चीज़ें बदल गई। तो उस हिसाब से अगर आप करेक्ट जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी। अकाउंटिंग रेशियोज कंप्लीटली इग्नोर द क्वालिटेटिव आस्पेक्ट ऑफ द फर्म, दे ओनली टेक कंसिडरेशन इनटू द मॉनिटरी एस्पेक्ट। अब जो अकाउंटिंग रेशियोज हैं तो वो पूरी तरह से जो है वो अकाउंट उस पर मॉनिटरी जो एस्पेक्ट हैं, यानी कि क्वांटिटेटिव जो चीज़ें हैं केवल वो उस पर बात काम करते हैं। मैथमेटिकल जो रिज़ल्ट आता है उसको शो करते हैं। क्वालिटेटिव जो एस्पेक्ट हैं उसकी जो फर्म की क्या पोजीशन है समाज में, कितना उसको या कितनी गुडविल है उसकी, या किस तरह से देखा जा रहा है उसको, तो वो सब चीज़ें इसमें कंसीडर नहीं होती हैं। और देयर आर नो स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ द रेशियो, सो फर्म्स में बी यूजिंग डिफरेंट फार्मूला फॉर रेशियो। वन सच एग्जाम्पल इज करंट रेशियो, वेयर सम फर्म यूज द इनटू कंसिडरेशन ऑल करंट लाइबिलिटीज बट अदर इग्नोर बैंक ओवरड्राफ्ट फॉर द करंट लाइबिलिटीज वाइल कैलकुलेटिंग रेशियोज। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है साथियों, क्योंकि अब कैसे हम, जैसे मान लीजिए कोई रेशियो निकालना है, लेकिन फर्म की अपनी अलग अलग डेफिनेशन है। उन किसी के हिसाब से करंट रेशियो में ये डेटा आना चाहिए, दूसरी फर्म के हिसाब से करंट रेशियो में ये डेटा आना चाहिए। तो जब वो डेटा ही गलत फीडिंग करेंगे, यानी कि गलत का मतलब ये है कि अपने अपने हिसाब से डेटा अगर फीड कर रहे हैं तो उनके रिजल्ट्स भी अपने अपने हिसाब से अलग अलग आएंगे। अब सेम फाइनेंशियल्स हैं अगर दो फर्म के, लेकिन उनके जो कैलकुलेट करने का तरीका अलग है, यानी कि चाहे भले ही बैलेंस शीट और फाइनेंशियल डेटा बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट है दो फर्म का, लेकिन उनका कैलकुलेशन का तरीका अगर अलग है तो उनके रेशियोज भी अलग आएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल है इसमें कि जब करंट रेशियो निकालते हैं तो करंट रेशियो साथियों, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो, कुछ जो कंपनीज़ हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो करंट लायबिलिटी में सारी ही जितनी करंट लायबिलिटी हैं उनको कंसिडर करती हैं। जबकि कुछ जो फर्म्स हैं वो करंट लायबिलिटी जब करंट रेशियो निकालेंगे तो उसमें करंट लायबिलिटी में जो बैंक के ओवरड्राफ्ट है उनको उसमें कंसिडर नहीं करती, इग्नोर करती हैं उनको। तो डेफिनेटली जब डिनोमिनेटर चेंज होगा किसी रेशियो में तो उसका रिजल्ट भी अलग अलग आएगा। एंड फाइनली अकाउंटिंग रेशियो डू नॉट रिजॉल्व एनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑफ द कंपनी, दे आर मीन्स टू द एंड नॉट द एक्चुअल सॉल्यूशन। अब फाइनली ये है कि अकाउंटिंग रेशियो आपने निकाल भी लिया, आपको पता भी लग गया कि हाँ ये दिक्कत है, बट उससे कुछ भी सॉल्व नहीं होने वाला। ये सिर्फ आपको एक पिक्चर दिखा सकता है, एक आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है, बट एक्चुअली जो है अपने आप में ये कुछ भी कंपनी के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ भी बेहतर नहीं कर सकता। वो आपको खुद ही डिसीजन लेके मैनेजमेंट लेवल पे उसको चेंजेस या अगर रिक्वायर्ड हैं तो वो किए जाएंगे। एक्चुअल जो कोई भी सॉल्यूशन जो है ये नहीं प्रोवाइड कर सकता अपने आप से। कैलकुलेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरियस रेशियोज़, तो कई सारे रेशियोज़ हैं जिनकी कैलकुलेशन कैसे होनी है, इंटरप्रिटेशन उनका क्या है, तो वो हम एक एक करके देखेंगे। अब
सबसे पहला है ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ROI जिसे हम कहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इसको हम ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी कहते हैं। इट इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ रिटर्न ऑन टोटल capital employed in the business. It is calculated on the basis of the following formula: operating profit divided by capital employed into 100। तो टोटल हमने कितना पैसा लगाया और उस पर कितना प्रॉफिट मिला। अब मान लीजिए कोई 100 रुपये लगा के 10 रुपये कमा रहा है और कोई 1000 रुपये लगा के 10 रुपये कमा रहा है, तो कौन बेहतर है? जो कम पैसा लगा रहा है और कमा ज़्यादा रहा है, तो वही बेहतर है। तो इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ जाती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कितना आपने कैपिटल एम्प्लॉय किया और उसके अगेंस्ट में कितना आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया, उसकी जो परसेंटेज निकल के आएगी वही प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका ये रेशियो ज़्यादा होगा, इसका मतलब वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरह से जानेंगे हम? कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो सिंपल है कि जो प्रॉफिट हुआ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जितना जनरेट किया फर्म ने एक अकाउंटिंग पीरियड में। अब कैपिटल एम्प्लॉयड जानने के लिए डिफरेंट मीनिंग बाय डिफरेंट अकाउंटेंट। कुछ सम टोटल ऑफ ऑल एसेट वेदर फिक्स्ड और करंट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में जितने भी एसेट्स हैं कंपनी के, चाहे वो फिक्स्ड हों या करंट एसेट हों, क्योंकि सभी जगह कैपिटल यूज़ हुआ है, तो जो एसेट्स की वैल्यू है वही कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो वो इसमें आ जाएगा। सम टोटल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सम टोटल ऑफ लॉन्ग टर्म फंड एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, शेयर प्लस कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म फंड माइनस नॉन बिजनेस एसेट और फिक्सियस एसेट। तो अलग अलग अकाउंटिंग जो करने के अकाउंटेंट्स हैं उनकी अलग अलग वो है, बट नॉर्मली जो अगर आपको फार्मूला जो याद रखना है वो यही है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ किसके अगेंस्ट में? जितना कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना उसमें खर्चा हुआ, जितना उसमें पैसा इन्वॉल्व हुआ, उसकी जो परसेंटेज है वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, या जिसको हम ROI या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहेंगे। अब सेकंड है EPS या अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर जैसे कि बता रहा है कि उसमें जो इक्विटी शेयर, अगर कोई पर्सन है वो जिसकी एक इक्विटी शेयर है, तो उस पर कितना प्रॉफिट जो है कंपनी अर्न कर रही है। EPS टेल्स अस अबाउट द अर्निंग पर इक्विटी शेयर। इट कैन बी कंप्यूटेड एज फॉलोज: अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंशियल डिविडेंड। तो अर्निंग पर शेयर हम पहले कैसे निकाल लेंगे? अर्निंग पर शेयर का मतलब है कि नेट प्रॉफिट जितना हुआ टैक्स निकालने के बाद में, नेट प्रॉफिट जो है, और प्रेफरेंशियल डिविडेंड, जो प्रेफरेंशियल डिविडेंड है वो भी दे दिया आपने, और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो जो टैक्स भी दे दिया, प्रेफरेंशियल डिविडेंड भी दे दिया। इन दोनों को देने के बाद में जो आपके पास नेट प्रॉफिट बचा, तो नेट जो प्रॉफिट बचा किसी ऑर्गेनाइजेशन का पूरा का पूरा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय जितने उसके कंप्लीट इक्विटी शेयर हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर, उससे आप डिवाइड कर दीजिए, तो प्रॉफिट अर्निंग पर शेयर आ गई, यानी कि डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो अर्निंग पर शेयर इसमें आ जाएगी। अर्निंग पर शेयर हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी। तो अर्निंग पर शेयर के हिसाब से हम ये देखते हैं कि मार्केट प्राइस उसका क्या होना चाहिए, सही जो मार्केट प्राइस है वो कितना होना चाहिए। तो प्राइस अर्निंग रेशियो यानी कि P रेशियो की बात करते हैं। तो P रेशियो क्या है? द रेशियो इंडिकेट द नंबर ऑफ times the earning per share is covered by its market price. This is calculated according to the formula market price per equity share divided by earning per share. तो P रेशियो जो है, P रेशियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द रेशियो इंडिकेट द नंबर ऑफ टाइम्स अर्निंग पर शेयर इज़ कवर्ड बाई इट्स मार्केट प्राइस। तो अर्निंग पर शेयर कितनी हो रही है और उसको जो मार्केट प्राइस है वो कितने गुना उसको कवर कर रहा है। दिस इज़ कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फार्मूला: मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर, तो मार्केट प्राइस कितना है उस इक्विटी शेयर का, ठीक है, और अर्निंग पर शेयर कितनी है, तो उसी हिसाब से उसका P रेशियो, यानी कि P रेशियो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का कम है तो आप देख रहे हैं उसका, इसका मतलब मार्केट प्राइस कम है, अर्निंग पर शेयर के हिसाब से उसका मार्केट प्राइस कम है, तभी किसी ऑर्गेनाइजेशन का P रेशियो कम होगा। तो अगर P रेशियो कम है इसका मतलब वो कंपनी अंडर वैल्यूड है, उसकी ज़्यादा जो मार्केट जो है उसको उतनी वैल्यू नहीं दे रहा है। और अगर किसी का मार्केट प्राइस ज़्यादा है, अर्निंग कम है, अर्निंग पर शेयर तो कम हो रही है उसकी, लेकिन मार्केट में उसके प्राइस, उस शेयर के प्राइस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि वो ओवर वैल्यूड है, उसकी जो है मार्केट उसको ज़्यादा हायर रेट पे प्राइस कर रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो,
तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है साथियों? द रेशियो रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रॉस प्रॉफिट एंड द नेट सेल्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ और जितनी सेल हुई इनटू 100। तो जितना मान लीजिए 100 रुपये का सामान बेचा, उसमें से कितना कमाया? 100 रुपये का सामान बेचा 10 रुपये कमाए, या 500 रुपये का सामान बेचा 10 रुपये कमाए। तो किस में ज़्यादा प्रॉफिट है? इसमें ऑब्वियसली जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, यानी कि प्रॉफिट ज़्यादा हुआ उतनी कंपेरेटिवली उतनी सेल के, तो वही इंटू 100, तो वो जो परसेंटेज निकल के आएगी वही इसमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होगा। तो पी रेशियो हमने देखा। पी रेशियो साथियों बेसिकली जो जब भी अगर बहुत ज़्यादा जो डिस्कशन होता है पी रेशियो पे, वो वहाँ पर होता है जहाँ पर शेयर्स वगैरह परचेज़ किए जाते हैं। जो इक्विटी मार्केट है, जो लोग शेयर्स परचेज़ करते हैं कंपनीज़ के, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो पी रेशियो को ज़रूर देखते हैं। क्योंकि पी रेशियो अगर किसी कंपनी का कम है, इसका मतलब वो उसको मार्केट जो है वो सस्ते रेट दामों पर शेयर उपलब्ध है। और अगर किसी का पी रेशियो बहुत ज़्यादा है, यानी कि प्रॉफिट तो जितना है मार्केट प्राइस जो है उसका काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो वो महंगा शेयर माना जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट, जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उसकी सेल्स के कंपैरिजन में, उसी हिसाब से उसका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी ज़्यादा होगा। ऐसे ही अब नेट प्रॉफिट रेशियो है। नेट प्रॉफिट रेशियो जो है, द रेशियो इंडिकेट्स नेट मार्जिन अर्न ऑन द सेल ऑफ ₹100। इट इज़ कैलकुलेटेड एज द फॉलोइंग: नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नेट सेल्स इंटू 100। तो जैसे हमने ग्रॉस प्रॉफिट में देखा था, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में, कि हम ग्रॉस प्रॉफिट को सेल्स से डिवाइड कर रहे थे, और लेकिन नेट प्रॉफिट रेशियो में नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो नेट प्रॉफिट कितना और नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना जनरेट कर रही है ऑर्गेनाइजेशन अपनी सेल्स के कंपैरिजन में, तो उसका जो रेशियो है वो हम नेट प्रॉफिट रेशियो उसको हम कहेंगे। दिस रेशियो हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द एफिशिएंसी विद द अफेयर ऑफ बिजनेस आर बीइंग मैनेज्ड। तो अब बिल्कुल ऑब्वियस है साथियों कि इससे हमारी बिजनेस की एफिशिएंसी पता लग रही है, यानी कि बिजनेस इतना एफिशिएंट है। कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो 100 रुपये लगा के 10 रुपये कमा रही है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जो 1000 रुपये लगा कर 10 रुपये कमा रही है, तो ऑब्वियसली आप किसको ज़्यादा एफिशिएंट कहेंगे? जो कम पैसे, कंपेरेटिवली कम पैसे लगा के ज़्यादा मुनाफा कमा रही है, वो ज़्यादा एफिशिएंट है, बजाय कि जो बहुत सारा कैपिटल लगा के और उतना प्रॉफिट उतने रेशियो में नहीं कमा पा रहा है, उतना ज़्यादा परसेंटेज में नहीं कमा पा रहा है। तो इसीलिए इस रेशियो को हम एफिशिएंसी, इससे हम कंपेयर करते हैं कि दो ऑर्गेनाइजेशन का जिसका भी नेट प्रॉफिट रेशियो ज़्यादा होगा वो ज़्यादा एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन मानी जाएगी। अब आती है बात सॉल्वेंसी रेशियो की। तो सॉल्वेंसी रेशियो का हमने देखा था, दो तरह के होते हैं, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। तो सॉल्वेंसी रेशियो क्या होते हैं साथियों? कंपनी इज कंसीडर्ड टू बी सॉल्वेंट और फाइनेंशियली साउंड इफ इट इज़ इन अ पोजीशन टू कैरी आउट इट्स बिजनेस स्मूथली एंड मीट ऑल ऑब्लिगेशंस बोथ लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म विदाउट स्ट्रेन। द फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट रेशियो फॉर मेजरिंग द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ अ रेशियो फर्म। तो सॉल्वेंसी का मतलब है कि कितना फाइनेंशियली साउंड है, यानी कि दिवालिया होने के चांसेस कितने कम हैं उस फर्म के डूबने के चांसेस कितने कम हैं, जिसके जितने कम डूबने के चांसेस हैं, बर्बाद होने के चांसेस जितने कम हैं, उसके उतना ही सॉल्वेंट उसको कहा जाएगा। तो इनको हम दो तरह से देख सकते हैं कि इनका जो ऑब्लिगेशंस हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन हो, शॉर्ट टर्म की जो देनदारियां हैं, या लॉन्ग टर्म में जो कंपनी के ऊपर जो ऑब्लिगेशंस हैं, उनको पूरा करने के लिए कंपनी के पास क्या फंड्स अवेलेबल हैं, क्या वो सक्षम है, उनके पास उतने एसेट्स हैं कि वो अपनी जो लायबिलिटीज़ हैं, उनकी जो देनदारियां हैं, उनको मीट कर सकें, उनके पास उतने नेट मीन्स हैं। तो इसी चीज़ को हम दो तरह से देखते हैं। एक तो जो इनके लॉन्ग टर्म के जो देनदारियां हैं, जो लॉन्ग टर्म की जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको फुलफ़िल करना, दूसरा है शॉर्ट टर्म के ऑब्लिगेशन को फुलफ़िल करना। दोनों के लिए उनके पास क्या पर्याप्त जो है रिसोर्सेज हैं उतने। तो उस तरह से हम इनके दोनों जो रेशियोज़ हैं, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो को देखते हैं। अब लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो ऑफ अ बिजनेस, द फॉलोइंग रेशियो विल बी यूजफुल: फिक्स्ड एसेट रेशियो एंड डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब है कि जो लॉन्ग टर्म में उसकी देनदारियां हैं कंपनी की, उनको फुलफ़िल करना। तो उनको फुलफ़िल करने के लिए दो रेशियो जो है इंपॉर्टेंट हैं, उनसे हमें आइडिया लगता है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो का, जो कि हैं फिक्स्ड एसेट रेशियो और डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो फिक्स्ड एसेट रेशियो क्या होता है कि फिक्स्ड एसेट डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म फंड, दिस रेशियो शुड नॉट बी मोर देन 1
If it is less than 1, it shows that a part of working capital has been financed through long-term fund. This is desirable to some extent because a part of working capital termed as core working capital is more or less of a fixed nature. The ideal ratio is 0.67. अब इसको साथियों समझने की ज़रूरत है, समझते हैं। फिक्स्ड एसेट रेशियो यानी कि फिक्स्ड एसेट कितने हैं डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म फंड। तो लॉन्ग टर्म फंड कौन से होते हैं, जो नॉर्मली जो है टर्म लोन हो सकते हैं या फिर जो कंपनी को ऐसे जो पैसे फंड मिले हुए हैं जो उसे शॉर्ट टर्म में वापस नहीं करने हैं, लॉन्ग टर्म में वापस करने हैं, तो उनको हम लॉन्ग टर्म फंड कहते हैं, जहाँ से फंडिंग हुई है। अब फिक्स्ड एसेट कितने उसको फंडिंग हुई है लॉन्ग टर्म और कितने उन्होंने फिक्स्ड एसेट क्रिएट किए हैं। तो अगर उन्होंने फिक्स्ड एसेट जो हैं वो ज़्यादा क्रिएट किए हैं, फिक्स्ड एसेट यानी कि लैंड और बिल्डिंग में ज़्यादा पैसा लगा दिया और जितने उन्होंने लॉन्ग टर्म फंड लिए थे उससे भी ज़्यादा पैसा उन्होंने फिक्स्ड एसेट में लगा दिया, तो ये अच्छी बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर उन्होंने लॉन्ग टर्म फंड जितने मिले थे उससे ज़्यादा पैसा अगर फिक्स्ड एसेट में लगाया है, उससे ज़्यादा के फिक्स्ड एसेट खरीद लिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं से कंपनी ने जो शॉर्ट टर्म फंड थे जो वर्किंग कैपिटल के लिए मिले थे सीसी वगैरह, उसको यूज़ करके फिक्स्ड एसेट क्रिएट कर लिए, जो कि एकदम नेगेटिव है। उससे कंपनी की जो फंक्शनिंग है उस पर फ़र्क पड़ेगा। इसीलिए इस रेशियो को 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 से कम होना चाहिए बेसिकली, क्योंकि जो फिक्स्ड एसेट हैं वो केवल लॉन्ग टर्म फंड से ही क्रिएट हों, बल्कि कुछ लॉन्ग टर्म फंड जो हैं वो यूज़ हों किसके लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं, वो उसको डिज़ायरेबल माना जाता है। क्योंकि कुछ एक स्टॉक अगर आप देखेंगे जो वर्किंग कैपिटल है उसमें भी कुछ पैसा ऐसा रहता है जो हमेशा फंसा ही रहेगा। जो बिज़नेस है उसमें कुछ पैसा आएगा एक बार डेप्टर्स से, जो सामान बेचा उसका कुछ पैसा आया, इतने ही कुछ और सामान कंपनी ने बेच दिया, तो कुछ ना कुछ एक अमाउंट जो रहता है वो हमेशा उधार ही रहता है, बिज़नेस का उतना पैसा हमेशा फंसा रहता है। तो उस उतने अमाउंट को अगर लॉन्ग टर्म फंड से भी अगर फाइनेंस किया जाता है तो वो भी डिज़ायरेबल है, उसको अच्छा माना जाता है। लेकिन किसी भी सूरत में ये जो फिक्स्ड एसेट हैं वो लॉन्ग टर्म फंड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, यानी कि 1 से ज़्यादा इस रेशियो को नहीं होना चाहिए। हमेशा जो फिक्स्ड एसेट हैं वो केवल लॉन्ग टर्म फंड से ही हों, बल्कि शॉर्ट टर्म फंड को कभी भी फिक्स्ड एसेट क्रिएट करने के लिए यूज़ नहीं करना है किसी बिजनेस को। इट शोज़ दैट अ पार्ट ऑफ द वर्किंग कैपिटल हैज़ बीन फाइनेंस्ड थ्रू long-term fund. This is desirable to some extent because a part of working capital termed as core working capital is more or less of a fixed nature. The ideal ratio is 0.67. तो ये हमने साथियों पढ़ लिया ऑलरेडी। तो आइडियल रेशियो जो है वो 6.67 अगर है तो वो अच्छा माना जाता है। फिक्स्ड एसेट इंक्लूड नेट फिक्स्ड एसेट, दैट इज ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन टू डेट, एंड ट्रेड इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग शेयर्स इन सब्सिडरी, लॉन्ग टर्म फंड इंक्लूडिंग शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड लॉन्ग टर्म लोन। तो फिक्स्ड एसेट में क्या क्या इंक्लूड करते हैं, नेट फिक्स्ड एसेट जो है वो इंक्लूड किए जाते हैं, और जो भी फिक्स्ड एसेट हैं उनमें से डिप्रिसिएशन को हम हटा देते हैं। डिप्रिसिएशन साथियों हर साल जो भी लैंड एंड मशीनरी पर्टिकुलर की बात करें या बिल्डिंग की कॉस्ट जो है उसमें कुछ ना कुछ कमी आती हैं, चाहे वो व्हीकल हो, चाहे एसेट्स जो हैं कंपनी के, मशीन्स पुरानी हो रही हैं, घिस रही हैं, तो धीरे धीरे उनकी जो वैल्यू है वो कम हो रही है, तो उसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। जिस अमाउंट से कम होती हैं उतने अमाउंट को माइनस करके उसकी जो वैल्यू आएगी उसको हम नेट फिक्स्ड एसेट को हम इंक्लूड करेंगे फिक्स्ड एसेट में। अब दूसरा है साथियों डेब्ट इक्विटी रेशियो। अब हमने देखे थे इसमें 2 तरह के रेशियो हैं, फिक्स्ड एसेट रेशियो और जो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो की हम अभी बात कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में दो रेशियो हैं, फिक्स्ड एसेट रेशियो। फिक्स्ड एसेट रेशियो हमने देख लिया कि कितना फिक्स्ड एसेट क्रिएट हुए हैं लॉन्ग टर्म फंड के द्वारा, और सेकंड है डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो साथियों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है, द डेब्ट इक्विटी रेशियो इज कैलकुलेटेड टू असर्टेन द साउंडनेस ऑफ अ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पॉलिसीज ऑफ द कंपनी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल इंटरनल इक्विटी रेशियो। इट मे बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। तो साथियों एक्सटर्नल इंटरनल इक्विटी रेशियो है कि किसी फर्म में, किसी बिजनेस में एक्सटर्नल इक्विटी कितनी लगी हुई है और इंटरनल इक्विटी कितनी लगी हुई है।
यानी कि कितना पैसा जो है फर्म के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपना लगाया हुआ है, यानी कितना पैसा जो है वो शेयर होल्डर्स का लगा हुआ है। जो शेयर होल्डर का फंड है, यानी कि जो शेयर होल्डर तो कंपनी के जो मालिक हैं, प्रमोटर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वो इंटरनल इक्विटी में आते हैं, क्योंकि उनकी वो एक तरह से उनका जो है वो मालिकाना हक होता है। दो चीज़ें होती हैं साथियों, डेप्ट और इक्विटी। तो इक्विटी ओनर्स जो होते हैं वो कंपनी के ओनर्स होते हैं, मालिक होते हैं। तो इंटरनल इक्विटी वही है जो शेयर होल्डर्स का पैसा है, और एक्सटर्नल इक्विटी का मतलब है जो बोरोइंग है। तो बोरोइंग है, डेप्ट है जो कंपनी के ऊपर, चाहे वो उन्होंने बैंक से लिया हो या मार्केट से उठाया हो, तो वो जो पैसा है वो एक्सटर्नल इक्विटी जो है, नॉर्मली इसमें जो बैंक बोरोइंग है वही आती है। तो एक्सटर्नल इक्विटी यानी कि जो बाहर से डेप्ट जो लिया हुआ है, बैंक का जो पैसा है, वो डिवाइडेड बाय इंटरनल इक्विटी, यानी कि प्रमोटर का अपना पैसा और शेयर होल्डर्स का जो पैसा है वो इंटरनल इक्विटी में आएगा। इन दोनों का रेशियो देखते हैं, तो इससे साथियों पता लगता है कि कितना जो पैसा बिज़नेस में लगा हुआ है, बिज़नेस चल रहा है, उसमें ऐसा तो नहीं है कि सारा पैसा जो है वो उधार का ही चल रहा है। शेयर होल्डर्स का, प्रमोटर्स का कुछ पैसा उसमें लगा ही नहीं है। और जब किसी भी बिज़नेस में जो ओनर हैं बिज़नेस के, उनका पैसा अगर नहीं लगा होता है, तो ऑब्वियसली उनका इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी बिज़नेस में हो सकता है उनका उतना इंटरेस्ट ना दिखाएं, उतनी मेहनत से काम ना करें। लेकिन जब खुद का पैसा लगा होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा, उधार कम है, खुद का पैसा ज़्यादा लगा हुआ है, तो वो ज़्यादा मेहनत से काम करेंगे, ऐसा माना जाता है। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो जो है कैलकुलेट करने के लिए, नॉर्मली जो हम टर्म लोन वगैरह देते हैं बैंक में, जब टर्म लोन्स दिए जाते हैं तो डेब्ट इक्विटी रेशियो को कैलकुलेट किया जाता है, एक्सटर्नल इक्विटी डिवाइडेड बाय इंटरनल इक्विटी। ऐसे ही डेब्ट इक्विटी रेशियो में या तो फिर टोटल लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय टोटल लॉन्ग टर्म फंड, टोटल लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड। तो इस सभी का मतलब एक ही है, क्योंकि लॉन्ग टर्म फंड कौन से होंगे? अब लॉन्ग टर्म फंड का मतलब जो बैंक देगी वो तो वापस लेगी ना पैसा, लेकिन जो शेयर होल्डर्स का जो लगा हुआ है उसको हम लॉन्ग टर्म फंड ही मानेंगे, या प्रमोटर का जो पैसा है वो लॉन्ग टर्म फंड में ही आएगा। ऐसे ही शेयर होल्डर फंड यानी कि जो कंपनी के ओनर्स हैं उनका जो फंड लगा हुआ है उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालने के कई सारे तरीके हैं, बट सबसे कॉमन जो है वो यही है, यानी कि जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि डेप्ट इक्विटी रेशियो, यानी कि डेप्ट मतलब उधारी, इक्विटी मतलब जो उनकी खुद की संपत्ति, जो कंपनी की खुद की, कंपनी के जो प्रमोटर हैं, कंपनी के मालिक हैं, उनका पैसा। तो उधारी और कंपनी का खुद का पैसा, कंपनी के मालिकों का पैसा, उसका जो रेशियो है वो डेप्ट इक्विटी रेशियो। अब ये तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो हमने देखे। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में क्या आते हैं साथियों? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में दो रेशियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एक करंट रेशियो होता है और दूसरा होता है हमारा लिक्विडिटी रेशियो। तो अब दोनों को देखते हैं। इसमें शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो हमारा चेक करने का जो पर्पज़ है मेन, वो ये है कि कोई फर्म शॉर्ट टर्म में, कम समय में उसकी जो है प्रोस्पेक्ट कैसे हैं, वो कैसा परफॉर्म करेगी अगले एक साल में, उसकी जो लाइबिलिटीज़ हैं, उसकी जो देनदारियां हैं, उनको वो किस तरह से, उनके जो खर्चे आने वाले हैं उसको वो मीट कर पाएगी, प्रॉपरली नहीं कर पाएगी, या उसके पास उतने फंड्स हैं कि नहीं है। द फॉलोइंग रेशियो विल बी यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ अ बिजनेस। तो करंट रेशियो, द रेशियो इज एन इंडिकेटर ऑफ द फर्म्स कमिटमेंट टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, करंट एसेट डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटी। तो करंट एसेट साथियों, करंट रेशियो जो है वो हम अक्सर, ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो कब चेक करेंगे? अब आप थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर लगाएं, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो हम तब चेक करेंगे जब किसी, अगर बैंक की हम बात करें स्पेशली, तो बैंक अगर किसी को सीसी वगैरह जब फाइनेंस करेंगे तो उसमें क्या देखेंगे कि शॉर्ट टर्म में उसकी परफॉर्मेंस, उसकी जो वो जो पोजीशन है वो कैसी है, उसके लिए वो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो देखेंगे, जैसे कि करंट रेशियो। तो करंट एसेट कितने हैं फर्म के और करंट लायबिलिटी उनकी कितनी है, यानी कि कितनी पैसा फर्म के पास आने वाला है या है अभी, कितना बैंक बैलेंस है, कितनी गुड्स तैयार है, और प्लस करंट लायबिलिटी कितनी है, यानी कि रॉ मटेरियल परचेज जो किया है उसके पैसे देने हैं, या बिजली का बिल है, ये सारी जो हैं जो रिसेंटली पेमेंट करनी है कंपनी को, वो करंट लायबिलिटी में आएंगी। तो इनका दोनों का जो रेशियो है वो हम करंट रेशियो उसको कहते हैं। अब दूसरा है कि लिक्विडिटी रेशियो, ये और भी ज़्यादा एक्यूरेट है, या फिर इसको क्विक रेशियो भी कहते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। तो दिस रेशियो इज ऑल्सो टर्म्ड एज एसिड टेस्ट रेशियो, क्विक रेशियो। दिस रेशियो इज ascertained by comparing the liquid asset, the asset which are immediately convertible into the cash and much without much loss, to current liabilities. Prepaid expenses and stocks are not taken as liquid asset.
द रेशियो में बी एक्सप्रेस्ड एट लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो ये साथियों और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट जिसे रेशियो कह सकते हैं, क्योंकि अब करंट रेशियो हमने देखा था उसमें सारे करंट एसेट ले रहे थे, सभी जितने भी करंट एसेट हैं, चाहे वो स्टॉक है या प्रीपेड एक्सपेंस हैं, उन सभी को कंसिडर करके टोटल जो करंट एसेट थे उनको हम डिवाइड कर रहे थे टोटल करंट लायबिलिटी से। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, लिक्विडिटी रेशियो में जो लिक्विड एसेट हैं उनको हम डिवाइड कर रहे हैं करंट लायबिलिटी से। तो इसका मतलब जो टोटल करंट एसेट थे उसमें से हमने क्या क्या चीज़ें हटा दी, उसमें से प्रीपेड एक्सपेंस या स्टॉक या फिर और भी कोई अगर ऐसा एसेट है जो जल्दी लिक्विड नहीं हो सकता, जिसको लिक्विड होने में थोड़ा समय लग सकता है, तो ऐसे जो एसेट हैं करंट एसेट, उनको हटाने के बाद में जो एकदम लिक्विड एसेट बचेंगे जैसे कि कैश बैंक बैलेंस है, तो ये जो बचेंगे उनको हम डिवाइड करेंगे करंट लायबिलिटी से, तब हम उसको लिक्विडिटी रेशियो कहेंगे। तो अब ऑब्वियसली जो है लिक्विडिटी रेशियो जो है वो हमेशा करंट रेशियो से हमेशा कम रहेगा या बराबर हो सकता। आइडियल कंडीशन में मान लीजिए बिल्कुल ही या तो बराबर होगा, बट बराबर भी नहीं होगा, मोस्टली जो है वो कम ही होगा, क्योंकि लिक्विड एसेट जो है वो हमेशा टोटल करंट एसेट से तो कम ही होंगे। अब कुछ और रेशियोज़ हैं साथियों जो इंपॉर्टेंट हैं। टर्नओवर रेशियो। अब टर्नओवर रेशियो में आते हैं तो आपके स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, दिस रेशियो इंडिकेट्स वेदर द इन्वेस्टमेंट इन द इन्वेंट्री इज एफिशिएंटली यूज्ड और नॉट। If therefore explains whether investment in inventory is within proper limit or not. Cost of goods sold during the year divided by average inventory. तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो यानी कि जितनी एवरेज इन्वेंट्री है उसमें से कितना सामान उसका बिक गया। तो इसका भी जितना ज़्यादा टर्नओवर रेशियो होगा उतनी ही अच्छी बात है कि जितना स्टॉक बनाया उतना ही बिकता जा रहा है। और अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसने स्टॉक तो काफ़ी बनाया लेकिन उसका बिक्री जो है वो काफ़ी कम हो रही है, यानी कि एवरेज जो सेल्स है वो बहुत कम है इन्वेंट्री के कंपैरिजन में, तो उसको हम अच्छा नहीं मानेंगे। स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो है वो जिसका ज़्यादा होगा, अगर दो फर्म का कंपैरिजन करें तो जिसका स्टॉक टर्नओवर ज़्यादा होगा तो उसको हम बेहतर मानेंगे, यानी कि उसको मानेंगे कि वो उसकी जो इन्वेंट्री है वो बेहतर तरीके से मैनेज की जा रही हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप उतनी ही इन्वेंट्री तैयार करें जितनी की सेल्स हो, उस कंपैरिजन में सेल्स भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आप माल बनाकर तैयार करके गोदामों में भरते जा रहे हैं, क्योंकि आपका पैसा तो उसमें लग ही गया, बिजनेस का पैसा तो उसमें लग ही गया, और अगर उसकी सेल्स कम हो रही है तो फिर वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, एफिशिएंसी जो है बिज़नेस की जो है उससे कम होगी। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो से हमें ये पता लगता है। ऐसे ही डेप्टर टर्नओवर रेशियो, तो डेप्टर वेलोसिटी, डेप्टर जो है आर द इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द करंट एसेट एंड देयरफॉर द क्वालिटी ऑफ debtor to a greater extent determine the firm's liquidity. Two ratios are used for financial analysis to judge this. These are debtor turnover ratio and debtor collection period ratio. तो डेप्टर टर्नओवर रेशियो की जो भी डेप्टर मतलब हो गया जिनको ऑर्गेनाइजेशन ने सामान बेचा है लेकिन पैसा उन्होंने नहीं दिया है, यानी कि सामान जो खरीदार हैं, जो परचेज़र हैं और जिन्होंने पैसा अभी नहीं दिया है, जो बाद में पेमेंट करेंगे, जो तो कंपनी के उधारी उन पर है, कंपनी का पैसा डेप्टर्स को वापस चुकाना है। तो डेप्टर्स कितने समय में चुकाते हैं उस पैसे को, कितनी जल्दी चुकाते हैं या कितनी देर से चुकाते हैं, उस बेसिस पे हम डेप्टर जो है टर्नओवर रेशियो निकालेंगे। डेप्टर कलेक्शन रेशियो भी डेप्टर्स का ही है कि कितना कलेक्शन हो पाता है उस पर्टिकुलर पीरियड में जो डेप्टर्स हैं। तो डेप्टर टर्नओवर रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज कस्टमर अकाउंट्स रिसीवेबल। तो टोटल जो क्रेडिट सेल्स है वो कितनी हुई और एवरेज जो अकाउंट रिसीवेबल है वो कितने हैं, तो इनको अगर हम डिवाइड करेंगे तो डेप्टर टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। और दूसरा है हमारा डेप्टर कलेक्शन पीरियड रेशियो। तो कलेक्शन द रेशियो इंडिकेट्स द एक्सटेंट टू विच द डेप्ट कैन बी हैव बीन कलेक्टेड इन द टाइम. It gives the average debt collection period. The ratio is very helpful for the lender because it explains to them whether their borrower are collecting money within the reasonable time, and increasing the period will result in the greater blockage of fund in debtors. The ratio may be calculated by any of the following method. अब साथियों ये इम्पोर्टेंट क्यों है डेप्ट कलेक्शन पीरियड रेशियो। अब कोई बैंक अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को लोन देता है
या लोन देने के लिए लेने के लिए कोई कंपनी आती है, ऑर्गेनाइजेशन आती है, तो बैंकर अगर देखते हैं, क्रेडिटर जो हैं वो देखेंगे कि भाई हम इनको लोन दे दें, ये सामान तो बेच रहे हैं, इनकी सेल्स अच्छी है, लेकिन जो लोग इनसे सामान खरीद रहे हैं क्या वो इनको पैसा भी चुका रहे हैं समय पे? अब मान लीजिए सेल्स तो किसी कंपनी की बहुत अच्छी है, लेकिन उसका सामान ज़्यादातर उधारी में जाता है। उधारी में जाता है, ठीक है, जो क्रेडिट पे अगर सेल्स हो रही है वो भी ठीक है, बट क्या वो पैसा जो उधार पे सामान बिका है वो पैसा समय से लौट कर आ रहा है? ऐसा तो नहीं है कि वो सालों साल वो पैसा आ ही नहीं रहा है या उसमें डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो ऐसी सेल्स का भी कोई मतलब नहीं रह जाता कि जिसका रेवेन्यू जो है, जिसकी जो पैसे हैं वो वापस नहीं आ रहे हैं टाइमली। तो इसीलिए कोई जो बैंकर हैं या जो क्रेडिटर हैं, जिनको फंडिंग अगर करनी है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन का पैसा और उनका जो सेल्स हो रही है उसका पैसा उन्हें ही नहीं मिलेगा, तो फर्दर वो आगे जो बैंक की किस्त वगैरह है वो कैसे रिपे कैसे करेंगे, वो नहीं कर पाएंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए द रेशियो में बी कैलकुलेटेड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। पहला है मंथ्स और डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय डेब्टर टर्नओवर, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल इनटू मंथ्स इन अ ईयर डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स ऑफ द ईयर, अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाय एवरेज मंथली और डेली क्रेडिट सेल्स। तो कितने रिसीवेबल हैं और कितने समय में वो आ रहे हैं, उस हिसाब से इसकी अलग अलग तीनों जो फार्मूलेज़ हैं किसी से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बट मोटा मोटी उसका मतलब यही है कि कितनी जो सेल्स जो कंपनी की हो रही है उसके अगेंस्ट में जो पैसा है वो कितने दिन ब्लॉक रह रहा है, कितने दिनों में वो वापस आ रहा है कंपनी के पास। कैलकुलेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरियस रेशियोज़, तो ये हम देख रहे हैं। उसके बाद में कुछ डिफरेंट यूज़र्स एंड देयर यूज़ ऑफ रेशियो। तो अकाउंटिंग रेशियो यूज्ड बाय लॉन्ग टर्म क्रेडिटर। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अलग अलग तरह के जो यूज़र्स हैं, अलग अलग जो स्टेक होल्डर हैं, तो उनके लिए कौन कौन से रेशियो जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि जो लॉन्ग टर्म क्रेडिटर हैं, कोई जो लॉन्ग टर्म क्रेडिट अगर किसी क्रेडिटर को देना है, कोई बैंक है जो लॉन्ग टर्म क्रेडिट यानी कि मान लीजिए कोई टर्म लोन देना चाह रहा है लंबे समय के लिए, तो वो क्या चीज़ें जो हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनके लिए? वो हैं फिक्स चार्ज कवर, यानी इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट चार्जेस। तो इनकम जो है इंटरेस्ट और टैक्स के बाद में कितना है और उसको डिवाइड किया जाएगा, इंटरेस्ट चार्जेस उस पर कितने लगेंगे, तो फिक्स चार्ज कवर जो है वो कितना है वो देखा जाएगा। डेब्ट सर्विस कवरेज DSCR जिसे हम कहते हैं, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। तो डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो क्या होता है? कैश प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डेब्ट सर्विस, यानी कि कंपनी का जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें कैश प्रॉफिट कितना उनको कैश मिल जा रहा है जिससे कि वो डेप्ट जो है उनकी यानी कि जो किस्त है उसको सर्विस कर सकें, यानी कि उसको किस्त जो है वो भर सकें। तो DSCR यानी कि मान लीजिए प्रॉफिट तो काफ़ी है कंपनी को, बट वो कैश में या लिक्विड में अवेलेबल नहीं है, तो फिर वो किस तरह से उसको बैंक की जो देनदारियां हैं, जो किस्त है, वो कैसे टाइम पर दे पाएगी कंपनी। तो इसीलिए DSCR भी इंपॉर्टेंट रहता है, कैश प्रॉफिट अवेलेबल टू फॉर डेब्ट सर्विस। और इसको डिवाइड किया जाएगा इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल पेमेंट इंस्टॉलमेंट। तो प्रिंसिपल जो इंस्टॉलमेंट है वो प्लस इंटरेस्ट, उन दोनों से डिवाइड किया जाएगा कैश प्रॉफिट जो भी है अवेलेबल फॉर डेब्ट सर्विस। तो उसका जो रेशियो है उसको हम DSCR कहेंगे। तीसरा है अकाउंटिंग रेशियो यूज्ड बाय बैंक ग्रांटिंग अ शॉर्ट टर्म लोन। तो अगर शॉर्ट टर्म लोन देनी है यानी कि वर्किंग कैपिटल देनी है, चाहे वो CC की फॉर्म में हो, नॉर्मली CC की फॉर्म में कैश क्रेडिट की फॉर्म में रहता है, तो वो CC की फॉर्म में जब देंगे तो वो क्विक रेशियो देखेंगे या फिर करंट रेशियो देखेंगे। तो क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, करंट एसेट होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट रेशियो होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, ये हमने डिटेल में पढ़ चुके हैं। अकाउंटिंग रेशियो यूज्ड बाय शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर है, किसी को किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए है तैयार, वो शेयर मार्केट में पैसे लगाने हैं, तो किस कंपनी में पैसे लगाएगा? तो उसके लिए वो क्या स्टडी करते हैं? वो स्टडी करते हैं अर्निंग पर शेयर। किसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो अर्निंग पर शेयर कितनी हो रही है, कितना प्रॉफिट कमा रही है वो एक शेयर से, तो उसी हिसाब से क्योंकि वो शेयर खरीदेंगे तो उनको कितना प्रॉफिट मिलेगा, उसके चांसेस क्या हैं, तो वो अर्निंग पर शेयर देखेंगे। और दूसरा डिविडेंड यील्ड रेशियो, कि कितना डिविडेंड जो है वो कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है उसके हिसाब से और कितना डिविडेंड वो पे करती है, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। तो जितना उसका मार्केट प्राइस है उसके हिसाब से वो कितना डिविडेंड पे करेगी कंपनी। तो डिविडेंड यील्ड रेशियो ये देखे जाते हैं शेयर होल्डर्स के द्वारा। तो साथियों,
जो हमारा चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है, रेशियो एनालिसिस। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है साथियों रेशियो एनालिसिस। इसमें से खूब क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। और एग्ज़ाम में ही नहीं, ये जब भी आप क्रेडिट की सीट पे बैठते हैं, कोई लोन्स करते हैं, कोई काम, कोई प्रपोज़ल आता है आपके पास, चाहे वो टर्म लोन का हो, चाहे सीसी का हो, ओवरड्राफ्ट का हो, तो जब भी आप करने बैठेंगे तो रेशियोज़ जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कोई प्रपोज़ल होगा या रिजेक्ट होगा, इसमें रेशियोज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और सबसे पहले देखे जाते हैं। क्योंकि अगर रेशियो किसी का ख़राब आ रहे हैं, रेशियोज़ अगर बेंचमार्क जो हैं जितने उतना फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं जो मिनिमम क्राइटेरिया है, तो फिर बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो प्रपोज़ल जो है वो आगे हो पाएगा। कंपनी की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो आप रेशियोज़ से काफ़ी कुछ आइडिया लगा सकते हैं। तो आई होप साथियों वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो इसे लाइक करें, साथ ही शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो जेआईबी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं साथियों, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें बैंकर साथी चैनल, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।